एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्साइंस मैथमेटिक्स क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 1 जीएसटी का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 तक हमने पिछले पार्ट में किया था। ठीक है, पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 1A का एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट सीखा था जीएसटी का। ठीक है, और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक किया था। ओके, और पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर दे देता हूँ। पूरा एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर चेक कर लेना। ठीक है, देख लेना, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। यहाँ पे आपको क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के सारे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। हमको यहाँ पर एक बिल दिया गया है। ठीक है, एक बिल दिया गया है, इसका हमसे अमाउंट पूछ रहा है, मतलब टोटल कितना पैसा होगा। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। कौन सा यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है? इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। इस केस में हमारा क्या लगता है? एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान का और सर्विसेज का। ठीक है, ओके, ये हमको बिल दिया है, हमको इसके अमाउंट ढूंढना है। ठीक है, एमआरपी दिया हुआ है। ठीक है, 12,000, 15,000, 9,500 और 18,000। और इस एमआरपी पे हमको डिस्काउंट भी दिया हुआ है, लेकिन डिस्काउंट हमको परसेंट में दिया हुआ है। तो पहला स्टेप तो यही होगा कि डिस्काउंट परसेंट को हम लोग रुपीज़ में करेंगे। ठीक है, परसेंट में है तो रुपीज़ में करेंगे, फिर एमआरपी में से माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। और फिर सबका हमको सीजीएसटी भी दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे अगर हमको सीजीएसटी परसेंट में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों ने तो यही रूल सीखा था ना, हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लो आपका जो जीएसटी है, मान लो आपका जीएसटी 18% है, मान लो आपका जीएसटी 18% है, तो एसजीएसटी भी 9% हो जाता है और सीजीएसटी भी तो 9% हो जाता है ना। ये जो 18% है इसका दो पार्ट हो जाता है, एक एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है 9%, और सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है 9%। तो ये हाफ हाफ हो जाता है। तो वही आपको दिया हुआ है, सीजीएसटी आपको 9% दिया हुआ है, तो इससे आप पता लगा लो कि जीएसटी आपका क्या होगा, डबल हो जाएगा, यानी 18% हो जाएगा। ये तो कॉमन बात है ना। बहुत सारे टीचर्स अलग तरीके से करते हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत अलग तरीके से करते हैं। वो एसजीएसटी को निकालते हैं, है ना, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल कर देते हैं। और तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, पर हम लोग कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? यही वाला। ठीक है, अगर हमको सीजीएसटी 9% दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जीएसटी इसका डबल होगा, 18%। वैसे ही यहाँ पे सीजीएसटी आपको 6% दिया है तो जीएसटी आपका 12% हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 9% दिया है तो ये हमारा 18% हो जाएगा। ये 14% दिया है तो ये हमारा 28% हो जाएगा। 2.5% दिया है, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, 2.5% दिया है तो 5% हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी हमारा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी पड़े इसलिए हम लोग ना यहाँ पे एक नेम डाल देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5-6 में ही बताया था। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम है ना, ऐसा कुछ कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, ओके, और ये जो आपका जो टेबल है ये आपका हॉरिजॉन्टल रो में है ना, हॉरिजॉन्टल रो है ये आपका। ठीक है, तो इसको भी वर्टिकल रो में कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े, है ना। ओके, ये हम लोग खुद से कर लेते हैं। ठीक है, ABC, ओके ओके, D है। ओके, अभी आपको पता चल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे नेम क्यों किया है ना। अगर आप नए मेरे चैनल पे हो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एमआरपी दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? 15,000। एक्चुअली ये 12,000 है। ठीक है, ये 12,000 है। ठीक है, और ये 15,000 है। ओके, तो जो चीज़ गिवन थी हमने वो क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हो, बस ये आपका हॉरिजॉन्टल रो है और हम यहाँ पे वर्टिकल रो बना लिया। ठीक है, और एक्स्ट्रा में हमने बस ये नेम को ऐड किया है। ठीक है, ओके, ये हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, है ना। ऐसे जैसे कि मुझे यहाँ पे डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा? सिंपल लिख दूंगा, फॉर ए के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, बी के लिए निकालूंगा, है ना, सी के लिए निकालूंगा, डी के लिए निकालूंगा, है ना। इस तरह क्वेश्चन ईजी पड़ेगा। ठीक है, ओके, इसलिए मैं कर लिया। ठीक है, ओके, तो जब हमको सीजीएसटी परसेंट में इतना दिया हुआ है, ठीक है, ओके, तो हमारा जीएसटी तो ऑब्वियसली बात है कि डबल हो जाएगा। ठीक है, पहले इसी का काम निपटा लेते हैं ना। 6 का आपका 12% हो जाएगा। ठीक है, परसेंट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही बार परसेंट डाल दिया ना तो हो गया। ठीक है,
जीएसटी तो आपका डबल हो जाएगा सीजीएसटी का, है ना, 12% हो जाएगा, 9 का 18% हो जाएगा, 14 का 28%, 2.5 का 5%। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। तो सबसे पहले तो हमको एमआरपी दिया हुआ है, तो उसके साथ पहले डिस्काउंट का काम तमाम करते हैं। ठीक है, उसके बाद उस पर जीएसटी लगा देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, ओके। सबका अलग अलग है, इसलिए हम लोग एक ही बार में नहीं कर पाएंगे, है ना। सबका आप देख सकते हो अलग जीएसटी, है ना। पिछले क्वेश्चंस में क्या था ना कि सबका जीएसटी एक ही रहता था, है ना, 18% या 5% एक ही साल सबका। तो हम लोग जो टोटल सेलिंग प्राइस निकलता था उसमें हम लोग जीएसटी लगा देते थे, पर इस केस में हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबका जीएसटी अलग अलग है, और ये भी अलग है, एमआरपी तो है ही अलग, ये जीएसटी अभी अलग है। ठीक है, इसलिए ओके। तो सबसे पहले तो एमआरपी आपको गिवन है। ठीक है, तो उस एमआरपी में आपको डिस्काउंट गिवन है, एमआरपी में ही आपको डिस्काउंट दे रहा है। कोई सामान है जिसका दाम 12,000 है, उसमें आपको 30% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, किस में दे रहा है 30% का डिस्काउंट? इसमें दे रहा है, एमआरपी में दे रहा है। तो वही चीज़ करेंगे, है ना। इस तरह करके हम लोग डिस्काउंट को रुपीज़ में निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्काउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रुपीज़ में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं ए के लिए पहले निकालते हैं। ठीक है, फॉर ए के लिए, ए के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालने के लिए, डिस्काउंट को रुपीज़ में निकालने के लिए 30% ऑफ, है ना। मैं ऑफ नहीं लिख रहा हूँ, 30% ऑफ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। ठीक है, 30% ऑफ क्या कर देंगे, एमआरपी, है ना, 12,000। ओके, और निकल जाएगा 3600, है ना, 3600 आपका निकल जाएगा डिस्काउंट रुपीज़ में, है ना। ये आपका डिस्काउंट निकला कि हमको 12,000 वाले सामान में हमको 3600 का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है ना। अब इसी तरह बी के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, कि बी के डिस्काउंट को हटा के, है ना, डिस्काउंट निकाल लेंगे रुपीज़ में। ठीक है, ताकि बाद में माइनस कर सके, है ना। थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं हर बार की तरह। ठीक है, ओके। थोड़ा सा जगह इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको फिर डिस्काउंटेड वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, जीएसटी भी लगाना पड़ेगा, है ना, इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बी के लिए करते हैं। 20% इसमें डिस्काउंट दे रहा है 15,000 में। ओके, डिस्काउंट 20% ऑफ 15,000। ओके, कितना आ जाएगा, 15 2 30, है ना। ओके, 3,000 आ गया आपका। ठीक है, आपका 3,000 आ गया डिस्काउंट, है ना, रुपीज़ में कितना आ गया, 3,000। ओके, अब सी के लिए करते हैं। ठीक है, अब सी के लिए करते हैं, फिर से थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं ना। अब सी के लिए निकालते हैं। ओके, 30% डिस्काउंट दे रहा है, किस में दे रहा है, इसी में, एमआरपी में दे रहा है। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट आपका क्या हो जाएगा, 30% ऑफ 9500। ओके, 9500। ठीक है, अभी शुरू शुरू में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, पर बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटू कर लेते हैं, 5 3 जा, और कोशिश करना कि जो कैलकुलेट है ना वो आप खुद से करो। ठीक है, बिल्कुल भी फ़ोन का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, ओके, बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना, इससे आपका कैलकुलेशन भी अच्छा बनेगा, है ना, क्योंकि आपको बहुत सारा कैलकुलेट करना पड़ रहा है इस चैप्टर में, और कैलकुलेशन बहुत क्लियरली करो। ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो, है ना। ओके, अब डी के लिए निकालते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डी के लिए 40% डिस्काउंट दे रहा है डी में, कितने में, एमआरपी में 18,000 में 40% का डिस्काउंट, है ना, यानी कि 40% ऑफ 18,000, है ना। कोई और चैप्टर का भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का, है ना। 18 फोरजा होता है आपका, ओके, 7,200 होता है। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट निकल गया। ठीक है, डी का होता है आपका 7,200, सी का था 2,850, है ना। इस टेबल में भी लिख देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियरली दिखे, है ना। यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि अच्छे से शो हो। मतलब हमने डिस्काउंट निकाल लिया, डिस्काउंट को रुपीज़ में निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, है ना। सेलिंग प्राइस, जिसको आप लोग डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोल सकते हो, है ना, डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, अब वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एमआरपी में डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, है ना। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होता है, डिस्काउंट को हटा के जो वैल्यू है उसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, है कि नहीं। तो एमआरपी में से हम लोग माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। ठीक है, परसेंट को नहीं कर सकते थे, डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, पर हम लोग ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो एमआरपी में से आप माइनस कर दो। ठीक है, 12,000 में से माइनस कर दो 3,600, करके ही दिखाता हूँ, है ना, यहीं पे क्लियरली करता हूँ। ठीक है, मेंशन सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगा, सेलिंग प्राइस 12,000 जो कि आपका एमआरपी है वो नोट करूंगा और माइनस कर दूंगा उसको डिस्काउंट से, है ना। ओके, तो उसको माइनस करते हैं, 0 0
10 में 6, देन यू 4, ओके, देन 11 में 3 मीन्स 8, है ना, 8400 आया आपका, ठीक है। बहुत जगह पर मैं रुपीज़ का सिंबल नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग डाल लेना, ठीक है। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस ए का, ठीक है। अब बी का निकालते हैं सेलिंग प्राइस है ना। कैसे निकालेंगे, जो आपका एमआरपी है उसमें माइनस कर देंगे आपका डिस्काउंट, जो कि रुपीस में है ना। मतलब 15,000 में अपन माइनस करेंगे कितना, 3,000, कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 12,000 आ जाएगा, है ना। वही पर यहाँ पे नोट भी कर दो, है ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। दो बार लिखना पड़ रहा है पर क्लियरली दिखेगा, है ना, फुल मार्क्स मिलेगा इस तरह करोगे तो। अब सी के लिए सेलिंग प्राइस, फॉर सी क्या करेंगे, एमआरपी जो आपका 9500 है उसमें माइनस कर देंगे 2850 को, ओके। एक बार अगर समझ गए कॉन्सेप्ट ये वाला तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। आई थिंक वेरी इजी चैप्टर, ओके। 10 में 5, ओके, देन 15 में 8 होगा आपका, नहीं ये 14 होगा ना, 14 में 8 होगा आपका 6, ओके, देन इट इज योर 8 में 2 6, ओके, 6650, ओके, 6650, ओके। बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना वरना आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा ना। अब डी के लिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं, डी के लिए, ठीक है, डी के लिए, ओके। 18,000 में से माइनस कर देंगे ये, ठीक है, एमआरपी में से माइनस कर देंगे ना, 18,000 में से माइनस कर देंगे 7,200, ओके। क्या निकलेगा हमारा, 0 0, 10 में 2 जाएगा तो 8, और ये हो जाएगा आपका 17 में 7 गया तो 10,800, ओके, वेरी नाइस, 10,800, ओके, ये हमारा निकला, ठीक है, 10,800। तो हमने क्या किया, अब सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करें, अब हमको सब में खक करके जीएसटी बिठाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सबका जीएसटी अलग है ना सर, देखो आप खुद देखो, सबका जीएसटी अलग अलग है, ठीक है। अगर एक ही अगर जीएसटी होता, अगर एक जीएसटी होता तो सबको ऐड कर लेते हम लोग और उस पर डायरेक्टली जीएसटी बिठा देते, पर अभी तो ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है। तो सब एक एक करके बिठाना पड़ेगा, चलो बिठा लेते हैं, है ना। तो उससे पहले देखो आपका जीएसटी जो है वो परसेंट में गिवन है, तो उसको रुपीस में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं पहले जीएसटी को रुपीस में कन्वर्ट, ठीक है, जीएसटी को रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। जीएसटी को रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे परसेंट में है ना तो रुपीस में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 12% जो जीएसटी है किस में लगेगा, इसी में लगेगा, सेलिंग प्राइस में ही, तो वही करना है, 12% ऑफ ये कर दो, आपका जीएसटी रुपीस में निकल जाएगा। 18% जो जीएसटी वो किस में लग रहा है, इसी में तो लग रहा है, तो आपका निकल जाएगा रुपीस में जीएसटी सब, है ना। वैसे ही सब कर लो, ठीक है, तो करते हैं हम लोग, ठीक है। जीएसटी को क्या कर रहे हैं हम लोग, रुपीस में निकाल रहे हैं, है ना। ए के लिए पहले करते हैं, ठीक है, 12% ऑफ इतना, है ना, 12% ऑफ 8,400, ठीक है, 12,000 ऑफ 12% ऑफ 8,400, यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस है ना, ये 0 0 कट जाएगा, 84 12 जा होता है आपका 1,008, ओके, 12 इंटू 84 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1008, ठीक है। तो ये हमारा जीएसटी आ गया रुपीस में 1008, ओके। अब वही यहाँ पर भी करो, सेकंड बी के लिए भी वही चीज़ करो, ठीक है। कितना परसेंट है जीएसटी आपका, 18% है, 18% ऑफ 12,000, वेरी सिंपल, है ना। यहाँ पे करता हूँ, है ना, जीएसटी 18% ऑफ 12,000, 1 2 3, है ना, ओके। कितना होगा आपका 18 इंटू 120 कितना होगा आपका, 120 इंटू 18 कितना होगा आपका, 120 इंटू 18 जब हम लोग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2160, ओके। तो मतलब आपका जो जीएसटी है वो कितना होगा, 2160, ठीक है। इज दैट क्लियर, ओके। जीएसटी निकाल लिया रुपीस में, ठीक है। अब सी के लिए भी जीएसटी रुपीस में निकालते हैं, ठीक है। जीएसटी सी के लिए भी जीएसटी अब रुपीस में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कितना है यहाँ पे जीएसटी का परसेंट, 28%, है ना, 28% ऑफ इतना, ठीक है, 28% ऑफ 6,650, है ना। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, काट लो, है ना। जैसे यहाँ पे 2 5 जा हो जाएगा 10, है ना, 2 4 जा, है ना, फिर ये 5 1 जा, देन 16, देन 5 3 जा 15, 1 15, है ना, 133 इंटू जब 14 जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1862, ठीक है, 1862 आएगा, ठीक है। मतलब जीएसटी हमारा कितना आ गया, 1862, ओके। अब डी के लिए जीएसटी निकालते हैं, यहाँ पे तो आराम से कर ही सकते हैं, बहुत स्पेस है ना।
जीएसटी को रुपीस में निकालते हैं। कितना परसेंट है जीएसटी? 5%। 5% ऑफ इतना है ना, 5% ऑफ इतना 10800 पुट करते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब 108 इंटू 5 कितना होता है आपका? 8 5 ज़ा 50 एंड देन 54। ओके, 540 होता है आपका। ठीक है, 540 आता है आपका, सबसे कम इसी का है ना। ओके, तो इतना हमने सबका जीएसटी निकाल लिया। आप देख सकते हो सबका जीएसटी हमने रुपीस में निकाल लिया। ठीक है, परसेंट में गिवन था पर हमने रुपीस में निकाल लिया। अब क्या करेंगे? जीएसटी कौन देता है? हम ही लोग कॉमन पीपल देते हैं, तो ऐड कर देंगे है ना सेलिंग प्राइस के साथ। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे आसान तरीका क्या होगा कैलकुलेट करने का? आप क्या करो, जितने भी सेलिंग प्राइस है सबको ऐड कर लो। ठीक है, ठीक है, और जितने भी जीएसटी हैं सबको भी ऐड कर लो। जितने भी सेलिंग प्राइस हैं सबको ऐड कर लो यहीं पर। ठीक है, जितने भी जीएसटी हैं सबको भी यहीं पर ये ऐड कर लो। दोनों को ऐड करके फिर दोनों को भी ऐड कर दो, अमाउंट आपका निकल जाएगा, है कि नहीं? सबसे सिंपल तरीका यही है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करो, फिर उसको भी कैलकुलेट करो, वही चीज़ है ना। इसलिए सबसे को इधर इसको कैलकुलेट कर लो, इधर इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आना ही है। ठीक है, तो कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबको सारे सेलिंग प्राइस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0 देन 5 है ना। ओके, 8 7 3 37,850 आ गया आपका। ठीक है, आप जितने भी जीएसटी है उसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी जीएसटी है सबको भी ऐड कर लेते हैं। 8 to 10 हो गया 1, देन हियर आपका 7 5 देन 5, यहाँ पर भी आपका 5। ओके, कितना आ गया आपका? 5,570 आ गया। ठीक है, मतलब हमने टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लिया, टोटल सारे सब कुछ जोड़ के निकाल लिया। कितना आया हमारा? 37,850 ही तो आया। सबको सारी सेलिंग प्राइस को जब हमने ऐड किया तो यही तो आया। अब और हमने क्या किया? टोटल सेलिंग प्राइस को भी जोड़ लिया, टोटल जीएसटी को भी जोड़ लिया, जितने भी जीएसटी सबको जोड़ लिया हमने, है ना। कितना आ गया? 5,570 आ गया, 5,570 आ गया। ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन से मैंने कर लिया, है ना। अब अमाउंट निकाल लो, अमाउंट निकाल लो। कैसे निकालोगे सर? दोनों को ऐड कर दो, 37,850 जो कि आपका सेलिंग प्राइस है, और जितने भी जीएसटी है सबको हमने एक ही साथ ऐड कर दिया, लो कर दिया, है ना। 0 7 5 होता है आपका 2 4 3 4। ओके, आपका आंसर आ गया 43,420 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो देखा कैसे हमने बहुत ही इजी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एक बार आप इसको फिर देख लो। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है आपको आपका कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, फॉर द डाटा गिवन एवब, जो डाटा आपको ऊपर दिया हुआ था, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो दिया हुआ था, ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक चीज़ आपने गौर की कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, खैर मेरे पास तो बहुत सारे बुक्स हैं इसलिए मैं आपको दूसरे बुक से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। आप यहाँ पर देखो, ये आपका इंट्रा स्टेट वाला केस था, मतलब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉर द गिवन डाटा एवब, जो ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन 7 में, यहाँ पे आपको फाइंड करना है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, उसी बिल का अमाउंट आपको ढूंढना है, लेकिन केस क्या, बस क्या बदला क्या है कि वो जो है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, बस इतना बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंट्रा स्टेट वाला है, लेकिन ये वाला आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। तो देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ तो आपको पता ही होगी, है ना, कि जो आपका इंट्रा स्टेट होता है ना, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। ठीक है, कि जो इंट्रा स्टेट वाला जो केस होता है, ठीक है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें आपका जो जीएसटी है ना वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ठीक है, अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका जीएसटी निकल जाएगा, है ना। जैसे अगर जीएसटी आपका 18% है मान लो, तो सीजीएसटी भी आपका 9% हो जाता है, एसजीएसटी भी 9% हो जाता है कि नहीं, लेकिन इंटर स्टेट के केस में। और वही अगर इंटर स्टेट का केस हो, इंटर स्टेट का क्या मतलब, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ आपका जो जीएसटी है वो एक ही जगह लगता है, आईजीएसटी में। मान लो आपका जीएसटी 18% है तो आईजीएसटी भी आपका 18% हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो आप
यहाँ पर ध्यान से देखो, ये भी तो आपका 18% ही हो जा रहा है ना, CGST और SGST को जोड़ दो तो ये भी तो आपका 18% हो जा रहा है, और IGST तो 18% है ही, ठीक है। मतलब इसमें कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। इसका भी आंसर वही है। क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आप आंसर देखोगे तो आपको यही आंसर दिखेगा, अमाउंट जो है आपको यही दिखेगा, सेम ही अमाउंट सेम ही रहेगा, अमाउंट नहीं बदलेगा, ठीक है। अमाउंट क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमने वही चीज़ किया ना, हमने तो पूरा GST को कैलकुलेट किया, हमने यहाँ पे पूरा GST को कैलकुलेट किया, आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे CGST और SGST में बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं किया, मैंने डायरेक्टली GST ढूंढा, ठीक है। ये जो GST है मेरा वो क्या है, CGST प्लस SGST है, ऐसा है, ठीक है। मैंने इन दोनों के बीच में अभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, जरूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने नहीं किया। दूसरा मेथड से करता तो जरूरत पड़ती, तो फिर भी तो वही बात होता है ना। ओके, तो यहाँ पे भी जो आपका अमाउंट होगा ना यही यही रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, आपको समझ में आया बात? ओके, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को दोनों बहुत अच्छे से 1-2 बार पढ़ो, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा आपका, ये जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन 7 और 8 का आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, पर थोड़ा बहुत पढ़ोगे इसको, बार बार सोचोगे, तो इसके बारे में अगर सोचोगे तो देखना ये क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है।